myself Rakhi Miti, Assistant Professor, Department of Chemistry, GDB गर्ल्स कॉलेज कोटा। हमारा आज का टॉपिक है PSC पार्ट 3। उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं आज फोटो केमिस्ट्री। सबसे पहले फोटो केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि क्या चीज़ है फोटो केमिस्ट्री, अपन कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अणु की प्रकृति बंध के टूटने से बनने से बदलती है। साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा बाह्य स्रोत से दी जाती है। इस ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं, तथा इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्मा अभिक्रिया, थर्मल या डार्क रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, अर्थात ये प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करती हैं। अर्थात ये अभिक्रियाएं प्रकाश ऊर्जा के ग्रहण व अवशोषण के बिना प्रारंभ नहीं हो सकती, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो कि प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के बिना या ग्रहण के बिना प्रारंभ नहीं होती हैं। अतः रसायन में अणु द्वारा उचित विकिरणों के अवशोषण से अणु के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन को फोटोकेमिस्ट्री कहा जाता है, प्रकाश रसायन कहा जाता है। सामान्यतः इनमें वे सभी विकिरण जो रेडियो तरंग से गामा किरण के बीच होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रकाश के अवरक्त, पराबैंगनी व दृश्य प्रकाश के विकिरण के अवशोषण द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उनका, अर्थात 10⁻² nm से 10⁻³ nm या 200 nm से 800 nm के मध्य अवशोषण से जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अतः वे रासायनिक परिवर्तन जो प्रकाश के 200 nm से 800 nm के मध्य विकिरणों के अवशोषण में होते हैं उन्हें प्रकाश रसायन कहते हैं। तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे हैं जो प्रकाश विकिरणों के फोटोनों के अवशोषणों के फलस्वरूप घटित होती हैं। सामान्यतः 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य की ऊर्जा अणु के इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के लिए उपयुक्त है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके। इस प्रकार प्रकाश रसायन शास्त्र की वह शाखा होती है, केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें प्रकाश विकिरणों, फोटोनों के अवशोषण, फोटोन के से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है। उच्च ऊर्जा विकिरणों, एक्स किरणों, गामा किरणों आदि द्वारा संपन्न रासायनिक अभिक्रिया के अध्ययन को रेडिएशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। प्रकाश विकिरणों से कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे संश्लेषण, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेटिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन। आज के वैज्ञानिक व तकनीकी युग में प्रकाश रसायन का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, जैसे फोटोवोल्टिक सेलों द्वारा विद्युत उत्पादन, जल का शुद्धिकरण, विटामिन D2 का संश्लेषण, कीटनाशकों का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा संरक्षण तथा मानव जीवन के लिए बहुत प्रकाश रसायन की अहम भूमिका है। इन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न उत्पाद मानव उपयोगी के साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है तथा अभिक्रिया के लिए ऊर्जा का खर्च भी बहुत कम होता है। इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, विकिरण का पदार्थ से संयोग। रासायनिक अभिक्रियाएं आणविक स्तर पर होती हैं और प्रत्येक अणु की इलेक्ट्रॉनिक कंपन और घूर्णन ऊर्जा होती है। अतः अणु में इलेक्ट्रॉनिक कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा स्तर भी होते हैं। ये सभी ऊर्जा से क्वांटीकृत होते हैं। यदि कोई अणु पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश के फोटोन के मध्य अवशोषण करता है तो वह उत्तेजित अवस्था उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। उसके बाद जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसका अध्ययन ही प्रकाश रसायन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में उत्तेजित अणुओं के रसायन को प्रकाश रसायन कहा जाता है। A+H से A एंगस्ट्रॉम बना और फिर उससे प्रोडक्ट बना उत्तेजित अवस्था में। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अणु के बंध के टूटने या बनने से उसकी पहचान समाप्त होती है, वह नया उत्पाद बनता है, ये नई अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पहला ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, दूसरा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है उन्हें ऊष्मा ऊर्जा या अंधेरे की या अदीप्त अभिक्रियाएं कहते हैं। अतः ये अभिक्रियाएं ताप अभिकारक की सांद्रता उत्प्रेरक के द्वारा संपन्न होती है। N2+3H2 से 2NH3 बना, H2+I2 से 2HI बना या PCl5 से PCl3+Cl2 बना। इनके गुण कौन कौन से हैं। सक्रियण के लिए टक्कर का होना, इनकी दर ताप पर निर्भर करती है, इनके होने पर मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वे रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के 200 nm से 800 nm के मध्य क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती है। इसमें सक्रियण ऊर्जा विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होती है, अतः अभिक्रिया की दर ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी मिश्रण में कोई स्पीसीज
प्रकाश विकिरण से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, जबकि ऊष्मा ऊर्जा से अभिक्रिया में सभी उपस्थित अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो स्थानांतरण ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के जो उदाहरण हैं वो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विघटन। 2HBr की हम रिएक्शन HNU से करा रहे हैं तो H2 + Br2 पॉलीमराइजेशन। NC2 + H2 + HNU से C2H2n बनता है, या C4H10 से C14H10 से C28H20 बनता है। इसी तरह आपकी एडिशन रिएक्शंस होती हैं। फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक अम्ल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फोटोन की प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण कौन कौन से हैं? इनमें सक्रियण के लिए टक्कर नहीं होती है, ठीक है। ये ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। इनमें क्रिया की दर प्रकाश के फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया व प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, इसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। इसमें दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश विकिरण या फोटोन का अवशोषण होता है। ये अंधेरे या अदीप्त में भी हो सकती है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश में ही होते हैं। इसमें अभिक्रिया की दर ताप द्वारा प्रभावित होती है तथा ताप गुणांक अधिक होता है। यह अभिकारक की सांद्रता व उत्प्रेरक से प्रभावित होती है। इसमें अभिक्रिया की दर ताप से लगभग अप्रभावित होती है, लेकिन ये प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करते हैं। इनका ताप गुणांक बहुत ही कम होता है। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया में जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होता है। इसमें डेल्टा जी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि अणु विकिरणों को अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था ग्रहण करता है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं है। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में त्वरित हो सकती है। ये कुछ प्रकाश संवेदक की उपस्थिति में प्रारंभ किए जा सकते हैं। ये प्रकृति में सरल होते हैं, ये जटिल होते हैं। ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सामान्यतः चयनित नहीं होते हैं, जबकि ये चयनित होते हैं, अर्थात विशेष प्रकार के विकिरण अवशोषित कर विशेष बंध या समूह को उत्तेजित करते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता 10⁴ से 10⁵ कैलोरी पर मोल में होती है, जबकि इसमें विकिरण ऊर्जा तरंग दैर्ध्य अर्थात 23 से 230 किलो कैलोरी पर मोल होती है। प्रकाश का अवशोषण। जब एक वर्णीय प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से टकराती है तो उस विकिरण का कुछ भाग माध्यम द्वारा परावर्तित, कुछ भाग एब्जॉर्ब और कुछ भाग ट्रांसमिटेड हो जाता है, अर्थात I0 = IT + IR + IA + IT, जहाँ पर I0 आपतित विकिरण की तीव्रता, IR परावर्तित, IA एब्जॉर्ब और IT जो है ट्रांसमिटेड प्रकाश विकिरण की तीव्रता है। यहाँ माना गया है कि IR का मान बहुत कम होता है, तो I0 = IA + IT या IA = I0 - IT। लैम्बर्ट के अनुसार विलयन में उपस्थित स्पीसीज तथा उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। लैम्बर्ट नियम। लैम्बर्ट ने बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाशीय किरण समानांतर किरण किसी समांगी पारदर्शी अवशोषण करने वाले माध्यम से गुजरती है तो अवशोषी माध्यम में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर आपतित किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात एक से माध्यम में किसी वस्तु की बराबर मोटाई की परतें हमेशा वस्तु पर गिरने वाले प्रकाश का बराबर भाग अवशोषित करती है। -di/dx प्रोपोर्शनल टू द I या -gi/dx = ki, जहाँ पर I और लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाली आपतित किरण पुंज की तीव्रता है तथा di तीव्रता में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, जबकि प्रकाश अवशोषक माध्यम में अनंत सूक्ष्म दूरी dx तय कर लेता है। k एक समानुपाती स्थिरांक है जो अवशोषी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह जो होता है ये प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है I का मान घटता है। -di/I = kdx, या x = 0 पर I = I0 या x = x पर I = IT। तो I = I0 से I = IT से k0 dx, या log I0/IT = kx, या I0/IT = kx, या I0 = IT kx, या IT = I0 kx। अब हमने इसका लॉग लिया तो 2.303 log
I0 अपॉन IT इक्वल टू KX, या log I0 अपॉन IT इज इक्वल टू K अपॉन 2.303x, या I0 इज इक्वल टू IT 10 की पावर K डैश x, जहाँ पे K डैश जो है एक दूसरा स्थिरांक है जिसे विलोपन गुणांक कहते हैं। लॉग I0 अपॉन IT को हम एक्सटिंक्शन गुणांक या एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। इसे A या D द्वारा प्रदर्शित करते हैं। D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू लॉग I0 अपॉन IT इज इक्वल टू K डैश x, या A प्रोपोर्शनल टू द x। जब एक वर्णी प्रकाश की समानांतर किरणपुंज किसी अवशोषक पदार्थ में अविलंब प्रवेश करती है तो अवशोषणांक किरणपुंज द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है। इस प्रकार किसी नमूने द्वारा पारगत विकिरण तीव्रता तथा आपतित विकिरण तीव्रता के अनुपात को ट्रांसमिटेंस कहा जाता है। T इज इक्वल टू IT अपॉन I0। बियर का नियम, लैम्बर्ट के नियम अनुसार प्रकाश का अवशोषण परत की मोटाई पर निर्भर करता है, लेकिन मात्रात्मक विश्लेषण में हम विलयन लेते हैं। यदि अवशोषक माध्यम एक तनु विलयन के रूप में हो तो आपतित व पारगम्य प्रकाश की तीव्रताओं के में क्या संबंध होगा, अर्थात यौगिक की सांद्रता का प्रकाश के अवशोषण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन बियर ने किया। बियर के अनुसार जब कोई समानांतर एक वर्णी प्रकाश की किरणपुंज किसी तनु विलयन में प्रवेश करती है तो अवशोषणांक या विलोप गुणांक की विलयन की सांद्रता समानुपाती होती है, A प्रोपोर्शनल टू C, या A इज इक्वल टू लॉग I0 अपॉन IT इज इक्वल टू K डैश C, जहाँ C विलयन की सांद्रता तथा K डैश समानुपाती स्थिरांक है जो विकिरण के तरंगदैर्घ्य प्रकृति तथा विलयन की परत मोटाई पर निर्भर करता है। बियर भी लैम्बर्ट नियम के अनुसार ही है, बस डिफरेंस इतना होता है कि लैम्बर्ट नियम में अवशोषण परत की मोटाई पर निर्भर करता है जबकि बियर नियम में विलयन की सांद्रता पर। यह बियर व लैम्बर्ट के नियम का संयुक्त रूप है। इसे कभी कभी बियर नियम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार आपतित प्रकाश का अवशोषित भाग प्रकाश द्वारा तय की गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती है। यदि अवशोषक पदार्थ विलयन है तो पदार्थ के पथ में अणुओं की संख्या विलयन की सांद्रता तथा पथ की मोटाई 1 सेंटीमीटर के समानुपाती है। A प्रोपोर्शनल टू CX या एप्सिलॉन CX, या लॉग I0 अपॉन IT इज इक्वल टू एप्सिलॉन CX एक नियतांक है जिसे आणविक या मूलक विलोप गुणांक कहते हैं। ये ग्राम अणु अवशोषण क्षमता कहते हैं। यदि C इज इक्वल टू 1 ग्राम अणु पर लीटर है और X इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन, या लॉग I0 अपॉन IT इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू A। ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन का मान अवशोषणांक या विलोप गुणांक के समान होता है। अतः मूल अवशोषणांक या मूलक विलोपन गुणांक एप्सिलॉन एक इकाई ग्राम अणु सांद्रता के विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न विलोपन या अवशोषणांक के बराबर होता है। प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्घ्य तथा स्थिर ताप पर ही किसी यौगिक के लिए अभिलक्षणिक गुण है। पारगम्यता, अवशोषणांक, पारगम्यता व मूलक अवशोषणांक मूलक विलोपन गुणांक में क्या संबंध है। A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CX इज इक्वल टू लॉग I0 अपॉन IT इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन T या माइनस लॉग T, या T इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन CX। बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। सबसे पहला, यदि प्रकाश एक तरंगदैर्घ्य का ना होकर कई तरंगदैर्घ्य का हो तो यह नियम ठीक से पालन नहीं करता। अतः प्रकाश की एक वर्णी विकिरण की समानांतर किरणपुंज का उपयोग करना चाहिए। विलयन की तनुता के साथ अवशोषक अणुओं की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तनुता बढ़ने पर अवशोषण करने वाली स्पीसीज की प्रकृति में परिवर्तन जल अपघटन, आयनन संगुणन, हाइड्रोजन बंध, विलायक संगुणन, विलय की प्रदीप्ति, दीप्ति, विलाय की अल्प पारगम्यता आदि कारणों से होते हैं। विलय का स्कंदन नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन का मान ताप पर भी निर्भर करता है, तो ताप स्थिर होना चाहिए। इस नियम का पालन तनु विलयनों के लिए होता है, अतः विलयन की सांद्रता अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अध्ययन में विलयन की पूर्ण संपूर्ण सांद्रताओं के लिए उपरोक्त सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बियर लैम्बर्ट नियम की पुष्टि कर लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इस नियम की पुष्टि हेतु विलय की सांद्रता और विलोपन गुणांक के बीच ग्राफ खींचने पर मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात जब सांद्रता बढ़ती है तो सरल रेखा आना बंद हो जाए तो आगे की सांद्रता के लिए यह वैध नहीं होता है। तो ये आपने बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ा, फिर उसके अंत में बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ा
और उसकी लिमिटेशंस पढ़ी, डेरिवेशंस देखा। अब लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।